वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है उसके NCERT एक्सरसाइज के फुल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन टर्न्स red litmus blue, its pH is likely to be option A 1, option B 4, option B 5 and option C 10। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको क्या गिवन है बेटा, एक सोल्यूशन गिवन है और ये सोल्यूशन किस तरीके की है, ये आपके रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर रही है तो ये सोल्यूशन हमारी बेसिक नेचर की होगी। और आप सभी लोगों को पता है कि जो भी हमारे बेसिक सॉल्यूशंस होती हैं उनकी पीएच वैल्यू जो है हमारी पीएच स्केल में 7 से 14 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी 10। तो इसकी पीएच क्या रही होगी, 10 रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल्स to give a gas that turns lime water milky. The solution contains option A NaCl, option B HCl, option C LiCl and option D KCl। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, जो क्रस्ड एग शेल्स के साथ रिएक्ट कर रही है। अब आप लोग अच्छे तरीके से याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारी एग शेल्स होती हैं भाई, एग के ऊपर जो वाइट कलर की शेल होती है, मैंने आपको बताया था कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब आपकी एक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक इस तरीके की गैस को प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारे लाइम वाटर को मिल्की कलर का कर दे रही है। तो सिंपल सी बात है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और यहाँ पे CO2 गैस की फॉर्मेशन होगी। और ये CO2 गैस क्या करेगी बेटा, आपके लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप लोग याद करिए कि मेटल कार्बोनेट जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते थे तब जाकर के हमको क्या मिलता था, सॉल्ट मिलता था, वाटर मिलता था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट आपका जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 10 ml ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 10 ml NaOH की सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को 8 ml HCl चाहिए होता है। नाउ अब क्या बोल रहा है कि इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH। अब हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास 20 ml NaOH की सोल्यूशन होगी तो हमें कितने ml HCl की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्शन है 4 ml, ऑप्शन बी 8 ml, ऑप्शन सी 12 ml एंड ऑप्शन डी 16 ml। तो सिंपली सी बात है बेटा कि 10 ml NaOH के लिए हमारे पास 8 ml HCl है। तो 20 ml NaOH के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, मान ले रहे हैं x ml होगा। तो 10/20 इक्वल्स टू 8/x कर देंगे। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 0 से 0 चला गया और ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 ml। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन सी टाइप की मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटाएसिड एंड ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज एंटाएसिड।
तो देखिए हमारे जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी एसिड टैबलेट्स का यूज़ करते हैं जो हमारे एसिड के इफेक्ट्स को क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको वर्ड इक्वेशंस गिवन है बेटा, हम लोगों को इन इक्वेशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। तो देखिए जिंक हमारा सॉलिड होगा क्योंकि ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, तो छोटे छोटे जिंक के टुकड़े होंगे। तो देखिए जिंक जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हमारी एक्वस सोल्यूशन होगी। तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो हमसे क्या बोल रहा है कि आप लोग जो है इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर दो। तो आप लोग जरा चेक करो, ये इक्वेशन हमारी क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो देखिए मैग्नीशियम हमारा क्या है बेटा, सॉलिड है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखिए मेटल जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जरा अब हम लोग चेक करें क्या ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। अब आप लोग जरा ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और 2 क्लोरीन के एटम है। तो हम लोग अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड पार्ट को देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम जो कि हमारा सॉलिड है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए एल्युमिनियम जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो ये क्या बनाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा, डेट इज Al2SO4 का होल थ्राइस, और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि आप लोग जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करिए। तो देखिए रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास एक एल्युमिनियम का एटम है और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 एल्युमिनियम के एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब हम लोग जो है सल्फेट की बात करते हैं। देखिए सल्फेट के बेटा प्रोडक्ट साइड हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट साइड सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए हमारा सल्फेट बैलेंस हो गया। जैसे ही हमारा सल्फेट बैलेंस हुआ आप लोग चेक करिए हमारे हाइड्रोजन के एटम्स क्या हो गए, अनबैलेंस हो गए। भाई रिएक्टेंट साइड हमारे पास 6 हाइड्रोजन के एटम है और प्रोडक्ट साइड 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी कि 2 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम व्हेन रिएक्टेड विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे फॉर्म्स एल्युमिनियम सल्फेट। ये क्या बनाएंगे बेटा, आपका एल्युमिनियम सल्फेट बनाएंगे और यहाँ पे हमारी 3 मोल क्या होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट पार्ट को देखते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। तो देखिए आयरन जो कि हमारा सॉलिड है बेटा, जब ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपका FeCl2 बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब आप लोग देखिए रिएक्टेंट साइड हमारे पास 1 हाइड्रोजन का एटम है और 1 क्लोरीन का एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और 2 क्लोरीन के एटम है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सो दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्कोहल्स और ग्लूकोज के पास भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, लेकिन ये एसिड्स की तरीके से बिहेव नहीं करते हैं और ना ही हम लोग जो है इनको एसिड्स कहते हैं। तो हम लोगों से क्या बोल रहा है कि एक एक्टिविटी के थ्रू
प्रूव करके दिखाओ कि आखिर ये अल्कोहल और ग्लूकोज हमारे एसिड्स क्यों नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। दिस इज बिकॉज कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज डज नॉट एबल टू डिसोशिएट इन वाटर। अब देखिए जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं अल्कोहल और ग्लूकोज, ये जो हैं बेटा डिसोशिएट ही नहीं करते। अब जब ये डिसोशिएट करके आयंस की फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे तो किस तरीके से ये एसिडिक नेचर को शो करेंगे? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड कब कहलाएगा, जब वो H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करेगा। अब हमारे पास ये जो कंपाउंड्स हैं अल्कोहल और ग्लूकोज, ये हमारे वाटर में डिसोशिएट ही नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एसिडिक नेचर को शो नहीं करते। सो वी कैन से दैट ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा कि जितने भी आपके एसिड्स हैं उन सबके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स होंगे, हाइड्रोजन आयंस होंगे, लेकिन जितने भी आपके पास हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे आपके एसिड्स नहीं होंगे। अब हम लोग जो है इसको एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, 2 बीकर लिए। एक बीकर में हम लोगों ने क्या किया, एसिडिक सोल्यूशन को लिया, और एक बीकर में हम लोगों ने ग्लूकोज और इथेनॉल को ले लिया। अब देखिए जो हमारा HCl था, जैसे ही बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, ये क्या किया HCl, ये आपका आयंस की फॉर्मेशन किया, और जब इसने आयंस की फॉर्मेशन करी तो हमारा बल्ब क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, HCl ब्रेक करके H पॉजिटिव और Cl आयन की फॉर्मेशन किया, और जब ये वाटर के साथ कंबाइन किया तो इसने हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन करी और H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करी। तो इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन हो रही थी बेटा, तो हमारा बल्ब ग्लो करने लगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ग्लूकोज और इथेनॉल के केस की बात करें, तो जैसे ही हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो हमारी सोल्यूशन जो ग्लूकोज की थी और इथेनॉल की जो सोल्यूशन थी, ये क्या की बेटा, इसने कोई भी आयंस की फॉर्मेशन ही नहीं करी। अब जब आयंस की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी बेटा तो आपका बल्ब कैसे ग्लो करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे बेटा आपके आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ग्लूकोज और इथेनॉल, ये आयंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, ये H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है कि बल्ब ग्लो नहीं करता, और इसी वजह से हम लोग जो है इनको एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Why does distilled water does not conduct electricity whereas rain water does? तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, लेकिन हमारा जो रेन वाटर होता है ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है बेटा हमारा, ये हमारा प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, मीन्स इसके पास कोई भी आयनिक स्पीसीज नहीं होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग रेन वाटर की बात करें तो जब ये रेन वाटर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो क्या होता है बेटा, ये आपके वेरियस केमिकल सब्सटेंस के साथ क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये अपने पास आयनिक स्पीसीज को भी रखता है, जैसे कि आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, दिस मीन्स रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, कुछ आपके एसिड्स यहाँ पे कंबाइन कर जाते हैं तो हमारा रेन वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है बेटा, कोई भी आपकी एक्सटर्नल आयनिक स्पीसीज नहीं होती है, ये आपका प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। इस वजह से क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाता। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो व्हाई डू एसिड्स नॉट शोन एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो वाटर के एब्सेंस में अपने एसिडिक बिहेवियर को शो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो एज वी नो दैट एसिडिक बिहेवियर ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इज शोन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जितने भी हमारे केमिकल सब्सटेंस हैं
जब वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहे हैं। और हमारे जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये आपके क्या होते हैं, वाटर के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो आपके H पॉजिटिव आयंस लिबरेट ही नहीं करेंगे, और अगर H पॉजिटिव आयंस लिबरेट नहीं करेंगे तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है वो अपने एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक बिहेवियर को चेक करना है तो वाटर इज नीडेड डेफिनेटली। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D एंड E। तो देखिए हमारे पास 5 सॉल्यूशंस गिवन है A, B, C, D एंड E। तो देखिए A की pH वैल्यू 4 है, B की pH वैल्यू 1 है, C की pH वैल्यू 11 है, D की pH वैल्यू 7 है एंड E की pH वैल्यू 9 है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल, विच सोल्यूशन इज स्ट्रांगली अल्कलीन, विच सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक एंड विच सोल्यूशन इज वीकली एसिडिक। और फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, वीकली अल्कलाइन। तो अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, आपका बेसिक होता है। तो देखिए आप सभी लोगों ने पीएच स्केल पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा था कि 0 से 7 के बीच में जितने भी हमारे सब्सटेंस लाई करेंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, एसिड्स होंगे। 7 नंबर पे जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस लाई करेगा वो आपका क्या करेगा, न्यूट्रल नेचर को शो करेगा। और 7 से 14 के बीच में जितने भी केमिकल सब्सटेंस होंगे वो सारे के सारे हमारे बेस होंगे। नेक्स्ट चीज आप लोगों ने पीएच स्केल जब पढ़ी थी तो क्या देखा था कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, जब हम लोग लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या करता है, आपका डिक्रीज करता है। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और OH आयंस का कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज करेगा। तो अब हम लोग जो है एक एक करके जो है बता देंगे कि कौन से सोल्यूशन न्यूट्रल है। तो जिसकी pH वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होगी। तो आपका जो सोल्यूशन D है वो क्या रहा होगा, न्यूट्रल होगा। स्ट्रांगली अल्कलीन कौन होगा बेटा, जो हमारा जितना ज़्यादा राइट हैंड साइड पे होगा pH स्केल के वो उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्ट्रांगली अल्कलीन होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारी जो सोल्यूशन C है ये हमारा क्या होगा, स्ट्रांगली अल्कलीन होगा। थर्ड देखते हैं स्ट्रांगली एसिडिक। अब स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा सब्सटेंस होगा, जिसकी pH वैल्यू सबसे कम होगी। तो हमारी जो सोल्यूशन B है ये क्या रही होगी, स्ट्रांगली एसिडिक होगी। वीक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो वीक एसिड हमारा क्या रहा होगा, सोल्यूशन A। तो सोल्यूशन A हमारी क्या हो जाएगी, वीकली एसिडिक हो जाएगी। और अगर हम लोग वीकली अल्कलाइन के बारे में बात करें तो हमारी सोल्यूशन जो E होगी ये क्या रही होगी, आपकी वीकली अल्कलाइन रही होगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बतानी है। तो जितना ज़्यादा जो आपका राइट हैंड साइड पे होगा उतनी ही कम क्या होगी, उसकी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी। तो सबसे कम H पॉजिटिव आयंस आपके किसके पास होंगे, सोल्यूशन C के पास। फिर आपका 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर आपका 1 आएगा। तो आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन का वो क्या होगा, C इज ग्रेटर देन E, E इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन A एंड A इज ग्रेटर देन B। तो यहाँ से आप लोग जो है एक चीज को याद रखिएगा, pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो जितना ज़्यादा pH वैल्यू होगी उतनी कम हमारी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी, जितनी कम pH वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हमारे
H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A while एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब B. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेटा हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एसिटिक एसिड है। दोनों में हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीशियम को डिप किया। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम, और यहाँ पे जो हम लोग एसिड्स का अमाउंट ले रहे हैं वो दोनों का सेम है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली एंड वाई. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा टेस्ट ट्यूब होगा जिसमें हमारी रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और आखिर ऐसा क्यों होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा HCl है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या करेगा बेटा, ये आपका कंप्लीटली क्या कर जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो जब हमारा मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जब हमारा मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। अब यहाँ पे फिजिंग इसलिए अकर होगी क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है ये बहुत तेजी से अकर होगी जब हमारा मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेश मिल्क हैज ए pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा फ्रेश मिल्क होता है उसकी pH वैल्यू 6 होती है। अब जब ये कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है तो इसकी pH वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है हमको बता दो। तो इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6। तो हमारी जो pH वैल्यू होती है बेटा फ्रेश मिल्क की ये 6 होती है, लेकिन जब ये हमारा कर्ड में कन्वर्ट होता है तो इसकी pH वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि हमारा जो कर्ड होता है ये आपके लैक्टिक एसिड को कंटेन करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी pH वैल्यू होती है वो डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अ मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मिल्कमैन जो है वो फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा को ऐड करता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क टू स्लाइटली एल्कलीन, कि जो मिल्कमैन है ये आखिर जो है हमारा जो मिल्क है उसकी pH वैल्यू को एल्कलाइन क्यों कर रहा है। दिस इज बिकॉज इन एल्कलाइन मीडियम मिल्क डज नॉट फॉर्म कर्ड एज इजली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो देखिए हमारे एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है कि जो हमारा मिल्क होता है ये क्या करता है, ये कर्ड की फॉर्मेशन नहीं करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो आपका एल्कलाइन मिल्क है ये बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लेता है कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो दिस इज बिकॉज व्हेन वी ऐड एल्कली टू द मिल्क इट बिकम्स बेसिक इन नेचर। तो बेटा जब हम लोग मिल्क में जो है एक बेस को ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, बेसिक नेचर को शो करता है। नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फर्स्ट द बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ वीक एसिड। अब अगर आपका कर्ड की फॉर्मेशन होना भी चाहेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो आपने बेस ऐड किया है ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा बेटा, आपके इस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। उसके बाद जाकर के क्या करेगा बेटा, ये कर्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एल्कलाइन मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको हम लोगों को जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम लोग बेटा इसके आंसर को देखें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये आपका क्या होता है, CaSO4.12H2।
जैसे ही आपका बेटा वाटर के कांटेक्ट में आता है ये आपका जिप्सम की फॉर्मेशन करता है, जो कि आपका क्या होता है, एक हार्ड सॉलिड मास होता है। तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये जिप्सम में ना कन्वर्ट हो पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, हमको ये बता दो और इसके 2 एग्जाम्पल दे दो। तो बेटा जब आपके एसिड जो है बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और ये सॉल्ट जो हैं हमारे न्यूट्रल नेचर के होते हैं, तो ऐसी सभी रिएक्शंस आपकी क्या कहलाती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती हैं। अब आप लोग याद रखिए कि वीक एसिड जब हमारा वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया और वाटर की फॉर्मेशन करी। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपका रिएक्ट किया तो पोटेशियम सल्फेट बनाया, जो कि हमारा क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है, और यहाँ पे हमारे वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो क्योंकि बेटा आपका जो है यहाँ पे एसिड और बेस आपस में ही अपने इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग जो है इन रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको जो है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के इम्पॉर्टेंट यूजेस बता दो। तो अगर हम लोग वॉशिंग सोडा के इम्पॉर्टेंट यूज़ की बात करें बेटा, तो हम लोग जो है वॉशिंग सोडा को एज ए वाटर सॉफ्टनर की तरीके से भी यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या करता है, वाटर की हार्डनेस को रिड्यूस करता है। और सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका वॉशिंग पर्पस में भी यूज़ होता है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, दैट इज़ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के यूजेस को बेटा आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस तरीके से हम लोगों ने जो है NCERT एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट को जाकर के नहीं पढ़ा है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के जो है पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। साथ ही साथ जो है बेटा आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन नोट्स की PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।